हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही होगी। इसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए हम जो है 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यहाँ पर इसमें पहला सेक्शन होगा वो हिंदी का होगा। तो हिंदी का जो क्वेश्चन है वो है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन किस भाषा की लोकोक्ति है। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, यह जो है लोकोक्ति है किस भाषा की है। तो ये लोकोक्ति जो है ब्रज भाषा की है। ये लोकोक्ति ब्रज भाषा की, आपको इसको याद रखना होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर हमें बताना है शुद्ध लेखन इनमें से कौन है। जो आशीर्वाद शब्द जो होता है उसको जो है सही तरीके से जो है कौन से जो है ऑप्शन में लिखा गया है। जैसे यहाँ पर जो है रकार जो है इसमें सा पर लगा दी है तो ये गलत है। यहाँ पर रकार जो है वावन पर लगा दी इसलिए ये भी गलत है, और ये भी जो है गलत क्योंकि इसमें दा पर रकार लगाई, जबकि जो रा की जो रकार होगी वहाँ पर आएगी। तो ये राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। आशीर्वाद जो है शुद्ध वर्तनी इसकी ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है, पथ भूल न जाना, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, किस कवि की रचना है। तो अगर आपने जो क्लास 8 में चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है, आपको याद है कौन से चैप्टर के रचनाकार कौन है, तो आपको ये अच्छे से याद होगा। इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी बनेगा, शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन ने जो है इस कविता की रचना की है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है, निर्मल शब्द का संधि विच्छेद बताना है। मैं जो निर्मल शब्द है इसका संधि विच्छेद बताना है। तो निर्मल शब्द का जो संधि विच्छेद होता है नि धन मल होता है। क्या होता है? नि धन मल। ये कौन सी विसर्ग संधि होती है? नि धन मल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम यहाँ पर थोड़ी संधि के बारे में बात कर लें तो क्या होता है, संधि जो है तीन प्रकार की होती है। आपकी संधि जो होती है, एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, और एक विसर्ग संधि होती है। आपकी संधि जो है वो तीन प्रकार की होती है। यहां पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अपराजिता शब्द में उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जो है जोड़ते हैं और उसको एक सार्थक शब्द भी बना देते हैं। तो जैसे यहाँ पर आ जो है इसमें एक क्या है, उपसर्ग है। अपराजिता में आ हमने जोड़ दिया तो उपसर्ग। इसके अलावा और भी जैसे उपसर्ग, जैसे प्रा होता है, जैसे प्रा हो गया, अति भी होता है, अति होता है, अधि होता है। इस तरह से बहुत सारे जो है उपसर्ग होते हैं, इनको आपको याद रखना होता है। जैसे यहाँ पर जो है अधिकार, इस तरह से जो है अति आवश्यक, इस तरह से जो है उपसर्ग जो है आगे जोड़ते हैं, और जबकि प्रत्यय जो होते हैं बाद में जोड़ते हैं। ठीक, तो इन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जो पांचवे का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायु शब्द का, वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमें यहाँ पर जो है वायु शब्द के पर्यायवाची सभी जो है पर्यायवाची पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर वायु का जो पवन जो है वायु का पर्यायवाची होता है, समीर जो होता है वो वायु का पर्यायवाची होता है, और अनिल भी जो है वायु का पर्यायवाची होता है। लेकिन यहाँ पर जो अनल होता है, अनल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची होता है। अनल जो होता है वो अग्नि का पर्यायवाची होता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आत्मविश्वास शब्द में कौन सा समास है। तो आत्मविश्वास को हम जब यहाँ पर जो समास को यहाँ पर विच्छेद करने के लिए आत्मविश्वास शब्द को हम तोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर इसका शब्द अर्थ जो निकलता है वो क्या है, आत्मा पर विश्वास। क्या है? आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास। तो यहाँ पर जो हमारा तत्पुरुष जो समास बनेगा वो तत्पुरुष समास बनेगा, और तत्पुरुष समास में भी अगर हम जाते हैं तो जो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष बनता है। क्या? अधिकरण तत्पुरुष बनता है। अगर इसको याद करने के लिए ट्रिक होती है तो आपको आई होप यहाँ पर वो ट्रिक पता होगी। फिलहाल मैं यहाँ पर जो समास के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आपकी जो समास जो क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों शब्दों के विच्छेद को कह सकते हैं, या दो या दो से अधिक शब्दों से जो मिलकर बनते हैं उन्हें समास कहते हैं। ठीक, समास जो आपके यहाँ पर कौन कौन से होंगे, एक तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास होता है, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। इसके अलावा जो होता है आपका एक कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? कर्मधारय समास। और एक होता है बहुब्रीहि समास। क्या होता है? बहुब्रीहि समास। तो आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि समास जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो समास आपके टोटल जो है 6 प्रकार के होते हैं। एक ये क्वेश्चन भी यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, गीता ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है। यह वाक्य है, कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य है। तो इसके लिए आपको जो है वाक्यों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। साधारण वाक्य की बात करें तो जो साधारण होते जो एक ही लाइन में खत्म हो जाते। जैसे हम अगर बात करेंगे केवल इतने शब्द इतने वाक्य की कि गीता ईमानदार है। क्या है? ईमानदार है।
तो ये क्या हो गया, एक साधारण वाक्य हो गया। हम यहाँ पर बात करते हैं संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, दो या दो से अधिक वाक्य से मिलकर बनेगा संयुक्त वाक्य, और उसमें दोनों ही वाक्य क्या होंगे कि जो प्रधान होते हैं, क्या है, दोनों अपने आप में अलग अलग रूप से जो है प्रधान होते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे तो एक जो हमारा सेंटेंस बनेगा, गीता ईमानदार है, क्या है, ईमानदार है, और एक बन जाएगा गीता प्रतिभाशाली है, गीता प्रतिभाशाली है, ठीक है। और जब हम इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो और से हम इनको जोड़ेंगे तो गीता ईमानदार है और प्रतिभाशाली है, इस तरह से बन जाएगा। तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मिश्रित वाक्य को हम देख लेते हैं एक। तो मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि एक वाक्य तो प्रधान वाक्य रहेगा और इसके बाद जो वाक्य आएंगे वो इस प्रधान वाक्य के ऊपर ही आश्रित होंगे। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है, वह औरत, क्या है, वह औरत जो पार्क में बैठी है, क्या है, जो पार्क में बैठी है, वह मेरी मौसी है, क्या है, मेरी मौसी है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो वह औरत जो पार्क में बैठी है, प्रधान वाक्य हो गया। वह मेरी मौसी है, मतलब रिलेट हो रहा है, जो औरत बैठी है वो जो है मौसी है। तो यहाँ पर वह मेरी मौसी है, ये जो है एक इस पर आश्रित वाक्य हो गया। तो इस तरह से जो है मिश्रित वाक्य होते हैं। तो आपको जो है वाक्यों के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। यहीं पर जो एक और क्वेश्चन जैसे बन सकता है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, धुआंधार प्रपात, जो धुआंधार प्रपात है किस नदी के जल की गिरने से बनता है। तो धुआंधार प्रपात जो होता है नर्मदा नदी के जल के गिरने से बनता है। धुआंधार जल प्रपात जो बनता है वो भेड़ाघाट में बनता है। कहाँ पर बनता है, भेड़ाघाट, जबलपुर भेड़ाघाट में बनता है। धुआंधार प्रपात जो बनता है जबलपुर भेड़ाघाट में बनता है। और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, 50 फीट ऊंची जो है ये जलप्रपात है। और इसके अलावा जो नर्मदा नदी जो है दूधधारा जलप्रपात बनाती है। कौन सा, दूधधारा जलप्रपात। जब ये वहां से निकलती है तो दूधधारा जलप्रपात बनाती है। और इसके अलावा जो है कपिलधारा जलप्रपात भी बनाती है। क्या है, कपिलधारा जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात, जो दूधधारा जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात जो है ये अपने उद्गम स्थल अनूपपुर में ही बनाती है। कहां पर, अनूपपुर में ही बनाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है। तो पटना जो शहर है उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र, क्या है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है इसका पुराना नाम है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर, यहाँ पर जो आपने सुना भी होगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर जो उसकी राज्य की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द जो है वो प्रस्ताव है। प्रस्ताव क्या है, तत्सम शब्द है। हम पहले थोड़ा सा तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तत्सम जो शब्द होते क्या है, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में जो है, संस्कृत से हिंदी में एज इट इज जो यूज कर लिए जाते हैं। और तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं लेकिन उनको हिंदी में यूज करते हैं, थोड़ी सा चेंज कर लेते हैं। जैसे हमारा जो एक तत्सम शब्द है दुग्ध, ये जो संस्कृत में इसको दुग्ध कहते हैं, लेकिन जब हम इसको हिंदी में यूज करते हैं तो इसको हम हिंदी में दूध कहते हैं। इस तरह से जो थोड़ी सा जो परिवर्तित कर दिया जाता है तो तत्सम और तद्भव यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्सम शब्द जो है प्रस्ताव है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भेड़ाघाट पाठ की रचनाकार कौन है। भेड़ाघाट जो पाठ है इसके रचनाकार हमें बताना है। तो इसके रचनाकार जो है माखनलाल चतुर्वेदी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अग्रज शब्द का विलोम शब्द बताओ। तो अग्रज शब्द का जो हमें पहले मतलब पता होना चाहिए। तो अग्रज मतलब बड़ा होता है। अग्रज जो यूज होता है वो बड़े भाई के लिए होता है, बड़ा भाई होता है। अग्रज मतलब बड़ा भाई। तो यहाँ पर जो अनुज है वो छोटा भाई होता है। क्या, तो अनुज, यहाँ पर अग्रज का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, अनुज, क्योंकि अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई और अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग बताना है। तो कवि शब्द का जो सही स्त्रीलिंग है वो कवित्री होता है। क्या, कवि शब्द का जो सही स्त्रीलिंग होता है वो कवित्री होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, राकेश शब्द का राकेश शब्द में कौन सी संधि हमें बताना। राकेश शब्द में जो है संधि कौन सी। तो यहाँ पर राकेश शब्द में जो आपकी संधि बनेगी वो गुण स्वर संधि बनेगी। राकेश शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर
राख धन ईस बनेगा। यहाँ पर राख धन ईस ये क्या है, गुण स्वर संधि होती है। यहाँ पर हम देखेंगे जो स्वर संधि होती है, क्या स्वर संधि जो होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। एक तो गुण स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है, यड़ स्वर संधि होती है और इसके अलावा अयादि स्वर संधि होती है। क्या होती है, अयादि स्वर संधि होती है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो हम अपना इंग्लिश का सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अ वार्निंग इशू। अ वार्निंग इशू मीन मतलब हमें ये जो बर्निंग इशू, अ बर्निंग इशू दिया गया है, एक जो है शब्द कह सकते हैं, एक शब्द दिया गया है। तो हमें इसका जो है मीनिंग बताना है कि इसको जो है इसका मतलब यहाँ पर क्या है। तो इसका मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अ वार्निंग इशू जैसे हम हिंदी में कहते हैं ताज़ा खबर, तो उसी को यहाँ पर हम इंग्लिश में अ वार्निंग इशू कहते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो उभरता हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, 16 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक। हमें यहाँ पर नो को यहाँ पर दिया है नो सूनर, यहाँ पर ब्लैंक है द थीफ सी द पुलिस देन ही रेन अवे। तो यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर ब्लैंक को फिल करना है, अगर हमें ब्लैंक को फिल करना है तो हमें यहाँ पर पहले इस सेंटेंस को देखना होगा ये कौन सा टेंस है, कौन से सेंटेंस में जा रहा है। तो हम इसके लिए आप यहाँ पर वर्ब देखते हैं। वर्ब जो है रेन है। क्या है, रेन। रेन जो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म जो होती है पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट में क्या होती है, पास्ट इंडेफिनेट जो होता है उसमें होती है। तो पास्ट इंडेफिनेट में हम डिड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, डिड भर देंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। जब हम यहाँ पर डिड भर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रेन अवे। इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दिया है माई, देन ब्लैंक दिया है ब्रदर, ऑब्वियसली इज, देन ब्लैंक दिया है देन मी। मतलब यहाँ पर कंपैरिजन किया गया। हम जैसे यहाँ पर भर के देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी को हम जैसे भरते हैं तो माई ओल्ड, यहाँ पर हम पहले जैसे डी को भरते हैं माई एल्डर। यहाँ पर क्या है, एल्डर मतलब बड़ा होता है और ओल्डर मतलब पुराना होता है। ठीक, ओल्डर यहाँ पर पुराना या फिर बड़े के लिए भी यूज, एल्डर जो है बड़ा होता है। तो यहाँ पर जैसे हम भरेंगे माई एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली इज एल्डर देन मी, तो यहाँ पर इसका कुछ सेंस नहीं निकलता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा हम देखते हैं। यहाँ पर बनेगा माई एल्डर ब्रदर मतलब मेरा बड़ा भाई, ऑब्वियसली इज ओल्डर देन मी मतलब मेरा बड़ा भाई जो, ऑब्वियसली मतलब जाहिर तौर पर या फिर स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविकता कुछ भी कह सकते हैं। तो मेरा बड़ा भाई स्वाभाविक रूप से मुझसे बड़ा है, मतलब एज में, ओल्डर मतलब कि एज के लिए यूज किया गया है, एज में क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर इज ओल्डर देन वी, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो बनेगा हमारा राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है ही सैड राजू इज राइटिंग, ही सैड राजू इज राइटिंग। ये हमारा एक सेंटेंस है। ये जो है क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच इसकी हमें बतानी क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच ही क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। इसके बाद हमें बताना इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इज राइटिंग मतलब ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ही सैड एज इट इज रहेगा, ही सैड, एंड यहाँ पर दैट लग जाएगा साथ में। इसके बाद राजू वाज राइटिंग हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में पहुंच जाएगा। हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में पहुंच जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है राइट द पॉजिटिव डिग्री ऑफ होलीएस्ट। यहाँ पर हमें पता होगा डिग्री जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री जो होती है नॉर्मल जो हमारा वर्ड होता है, कंपैरेटिव डिग्री जो कंपैरिजन के लिए यूज की जाती है और सुपरलेटिव डिग्री भी जो है कंपैरिजन के लिए ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो होलीएस्ट है, होलीएस्ट जो हमारी है वो सुपरलेटिव डिग्री है। क्या होलीएस्ट, क्योंकि EST लगा है। अब इसका हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो यहाँ पर ER लग जाता है, मतलब होलियर हो जाएगा, यहाँ पे EAR हो जाएगा। और पॉजिटिव डिग्री अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो ये होली बन जाएगा, इसके HOLY, होली जो है इसका पॉजिटिव डिग्री है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है राइट द सिनोनिम ऑफ फोई। फोई का जो मतलब होता है, फोई जो है क्या दुश्मन के लिए यूज किया जाता है। फोई मतलब क्या होता है, दुश्मन। ठीक, तो हम यहाँ पर वर्ड देखते हैं, हमें दुश्मन का क्या सिनोनिम चाहिए। हम यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड जो होता है क्या होता है, फ्रेंड मतलब जो है
फ्रेंड जो होगा इसका एंटोनेम बन जाएगा, असिस्टेंट भी जो है इसका एंटोनेम ही बनेगा और सपोर्टर भी इसका एंटोनेम ही बनेगा। तो यहाँ पर ओपोनेंट जो है वो ओपोनेंट जो है फोई का एक सिनोनेम बन जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है द पोयम एन अदर चांस टेल अस। तो एन अदर चांस मतलब कि एक और मौका, क्या है, एक और मौका, जो है इसका टॉपिक है, एक और मौका, ये क्या है, इसका नाम है। तो हमें इसका बताना है कि इसको जो है इसमें क्या कहा गया है, हमें एक और मौका, मौके की बात की गई है। तो यहाँ पर टू बी सैड, अगर हमें मौके के लिए कहा गया है कि हमें एक और मौका मिलना चाहिए, तो इसके लिए हमें उसमें सैड होने के लिए तो कहेगा नहीं। यहाँ पर टू मेक मनी, हमें मनी बनाने के लिए भी नहीं कह रहा है। यहाँ पर टू बी हैप्पी एंड नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर, इन दोनों में से कोई आपको चूज करना होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नेवर टू गिव अप इन डिस्पेयर। मतलब हमें निराशा, जो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, निराशा के सामने जो है कभी भी गिव अप नहीं करना है, ये चीज यहाँ पर कहा गया। हमें जो है एक और चांस जो है हमें कहीं ना कहीं वहां पर होता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है द वर्ड ऑटमनर इज जम्बल्ड, चूज द करेक्ट वर्ड। हमें ये बताना है कि जो ऑटमनर हमें दिया गया है, इसमें जो वर्ड दिए है जैसे OTMNER, इससे हमें एक सार्थक जो शब्द बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। इनके जो शब्दों के जो क्रम है इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो बन जाएगा मेंटर बनेगा। मेंटर मतलब एक पथ प्रदर्शक होता है जो हमें जो राह दिखाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है सी हेयर्ड सम माइस इन द डार्क रूम। मतलब कि डार्क रूम में एक जो है अंधेरे कमरे में उसने क्या सुना, माइस मतलब चूहे, चूहों की आवाज़ सुनी। तो चूहे की जो आवाज़ होती है वो क्या है, चिड़चिड़ाना, चिड़चिड़ाहट जो होती है उसको ट्रम्पेटिंग कहते हैं। चूहे जो चिड़चिड़ाते हैं उसको ट्रम्पेटिंग कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द गर्ल रैन वेरी फास्ट इन द रेस, द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। जो फास्ट जो है हमें बताना है ये कौन सा है। यहाँ पर नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो फास्ट जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। और अगर हम यहाँ पर क्या है रेन की बात करेंगे तो ये क्या है, वर्ब है। इसके अलावा यहाँ पर गर्ल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो अंडरलाइन वर्ड है वो फास्ट है। और फास्ट मतलब तेज, दौड़ना जैसे होता है, ठीक, दौड़ना हमारी एक क्रिया है, दौड़ना जो हमारी क्रिया है, लेकिन कितने कैसा दौड़ना है, तेज दौड़ना, एक विशेषता है। तो तेज मतलब फास्ट। तो फास्ट जो हमारा एडजेक्टिव बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ब्लैंक ऑफ शिप्स, मतलब यहाँ पे ब्लैंक के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो जो हमारे ऑप्शन में दिए गए हमें इनका अर्थ यहाँ पर मालूम होना चाहिए। शिप मतलब जहाज होता है, बटालियन का मतलब बटालियन होता है, स्वार्म जो है SWARM, स्वार्म जो है, स्वार्म का मतलब होता है एक तरह से झुंड ही झुंड होता है। और हियर्ड का मतलब एक तरह से झुंड होता है। और फ्लीट जो होता है वो बेड़ा होता है, बेड़ा मतलब जहाज का बेड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, मतलब कि एक जहाज का बेड़ा, क्योंकि जहाज का झुंड तो होगा नहीं, बटालियन जो है झुंड की होगी नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब एक जहाज का बेड़ा। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। हमें जो है 27 में जो अकोमोडेट जो होता है, एकोमोडेट की जो राइट स्पेलिंग बतानी है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ACCOMMODATE, एकोमोडेट जो यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसकी स्पेलिंग जो होगी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है द करेक्ट एंटोनेम ऑफ द वर्ड होप। हमें होप का जो है करेक्ट एंटोनेम बताना है, करेक्ट जो सही विलोम शब्द बताना है। तो होप मतलब आशा होती है, स्टार्ट मतलब प्रारंभ करना होता है, जो इसका एंटोनेम होगा नहीं। विश मतलब इच्छा होती है, तो ये भी नहीं होगा। होपलेस जो होता है वो निराशाजनक होता है, क्या होता है, निराशाजनक। तो निराशाजनक जो है यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। डिस्पेयर जो होता है वो निराशा होता है। तो आशा का जो बनेगा विलोम शब्द वो निराशा बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डिस्पेयर जो होगा यहाँ पर इसका राइट आंसर एंटोनेम जो होगा डिस्पेयर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 है द प्लूरल फॉर्म ऑफ लुइस। यहाँ पर LOUSE लाउस का जो यहाँ पर प्लूरल जो बनेगा वो लाइस बनेगा, क्या होगा, LIC। जैसे माउस जो होता है MOUSE, माउस का जो प्लूरल बनता है वो MICE माइस बनता है, ऐसे ही लाउस का जो बनेगा लाइस बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है ही प्रेफर्स कॉफी यहाँ पर ब्लैंक टी। तो यहाँ पर हमें जो है बताना है कि इसमें से जो है खालिस्तान के यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो कंपैरिजन किया गया है तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं यहाँ पर देन कर देते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन ऑब्वियसली कंपैरिजन के लिए देन आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है प्रेफर्स, यहाँ पर प्रेफर्स एस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर देन ना आकर यहाँ पर टू आएगा। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ही प्रेफर्स कॉफी टू टी। यहाँ पर कॉफी की अपेक्षा वो कॉफी की अपेक्षा टी को जो है यहाँ पर प्रेफर करता है। यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यहाँ पर हमारा इंग्लिश का पोर्शन जो है यहाँ पर समाप्त हो गया है। इसके बाद हमारा जो अगला पोर्शन आता है वो जीके जीएस का आता है। तो हम यहाँ पर इसको जीके जीएस को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ई कचरे को प्रकृति में खतरनाक बनाता है। तो यहाँ पर शीशा जो होता है वो ई कचरे को प्रकृति में खतरनाक बनाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के नाम क्या है। तो वायु प्रदूषण से जो हमें रोग होते हैं वो कौन कौन से, तो यहाँ पर अस्थमा और तपेदिक जो होते हैं, अस्थमा और तपेदिक वायु प्रदूषण से होने वाले रोग है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है। ऑप्शन ए है जो छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो सबसे कम जो वन है इनमें से हरियाणा में जो है सबसे कम वन है, और हम सबसे ज़्यादा वनों की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा वन है और मध्य प्रदेश को जो है वनों का प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कैक्टस पौधा है। कैक्टस कौन सा पौधा है। ऑप्शन ए है मरुभूमि पौधा, ऑप्शन बी जलीय पौधा, ऑप्शन सी है पहाड़ी पौधा और ऑप्शन डी है मैंग्रोव पौधा। तो कैक्टस का जो पौधा होता है वो आमतौर पर जो यहाँ पर होता है ये रेगिस्तान वाले जो है क्षेत्र में पाया जाता है और वहाँ पर जो भूमि कैसी होती है, मरुभूमि होती है। तो यहाँ पर हमारा जो कैक्टस पौधा है वो क्या है, मरुभूमि पौधा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो होगा राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी है हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन सी है सुभाषिनी बहुगुणा और ऑप्शन डी है सोमदत्त बहुगुणा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए होगा सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ पर जो है चुपको आंदोलन की शुरुआत जो की थी वो सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी, इसलिए उन्हें जो है वृक्षों का आदमी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए वृक्षों का मित्र किसे कहा जाता है तो उसमें भी जो सुंदरलाल बहुगुणा को यहां पर लगा सकती हैं। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है ओजोन परत वायुमंडल की किस मंडल में पाई जाती है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल और ऑप्शन डी है वायुमंडल। तो यहां पर जो ओजोन परत जो पाई जाती है वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रकाश के लिए अपारदर्शी है। अपारदर्शी मतलब कि जैसे कि ये कोई यहाँ पर वस्तु है, यहाँ से प्रकाश आया तो प्रकाश इससे गुजर करके आगे न जा करके वापस पीछे मुड़ गया, ये जो है अपारदर्शी होती है। अगर प्रकाश ऐसे निकल जाता है तो वो पारदर्शी होती है। ये क्या है, पारदर्शी होती है और यहाँ पर ये अपारदर्शी है। तो यहाँ पर शुद्ध पानी की बात करें तो शुद्ध पानी में प्रकाश निकल जाता है तो वो पारदर्शी होगा। शीशा में भी जो है प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर चला जाता है, पारदर्शी होगा। हवा में भी प्रकाश जो एक ओर से दूसरी ओर चला जाता है, पारदर्शी होगा। लेकिन लकड़ी में जो है, लकड़ी में प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर नहीं जाता है तो ये जो क्या हो जाएगी, अपारदर्शी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है गहरे रंग के कीपाकार बादल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो है क्या है, गहरे रंग के कीपाकार बादल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए टोर्नेडो, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी तड़ित झंझा और ऑप्शन डी ह्यूरिकेन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए टोर्नेडो जो है यहाँ पर राइट आंसर बनेगा।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में अजैविक कारक नहीं है? अजैविक कारक बताना है। क्या है? अजैविक कारक नहीं है मतलब कि जैविक कारक है। क्या है? जैविक कारक जो हो वो हमें बताना है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है जल, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है पौधा और ऑप्शन डी है भूमि। ऑप्शन डी क्या है? भूमि है। हमें क्वेश्चन नंबर 39 को यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पौधा जो क्या है हमारा जैविक कारक है। पौधा जो है क्या है? एक जैविक कारक है जो मतलब कि जिंदा रहता है, इस तरह से हम कह सकते हैं, जिसमें जो है जान पाई जाती है। ठीक, क्योंकि पौधे यहाँ पर क्या है प्रकाश संश्लेषण के थ्रू जो है श्वसन प्रक्रिया इनमें होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, खगोलीय विद्या का वर्णन। खगोलीय विद्या का वर्णन किस वेद में है? ऑप्शन नंबर ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन डी ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में जो खगोलीय विद्या का वर्णन है। ठीक, यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर वेदों के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। तो वेद जो हमारे टोटल क्या है 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। आपको इनके बारे में थोड़ी सा पता होना चाहिए कि आपके वेद जो है 4 प्रकार के हैं। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, क्योंकि यहाँ से वेद से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो ये 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। और हमारा एक क्वेश्चन ये तो है ही कि खगोलीय विद्या का वर्णन किस वेद में है? तो वो जो है अथर्ववेद में है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया कब किया गया हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1960, ऑप्शन नंबर बी है 1962, ऑप्शन नंबर सी है 1972 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1975। तो हमारा राइट आंसर जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा 1972, यानी कि 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, ओजोन परत को क्षय करने वाला पदार्थ कौन सा है? ओजोन परत को क्षय करने वाला कारक यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है CNG, ऑप्शन नंबर बी है MIC, ऑप्शन नंबर सी है O3 एंड ऑप्शन नंबर डी है CFC। ऑप्शन नंबर ए क्या है? CNG किलो जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, तो ये तो किसी भी तरह से नुकसान नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर बी है MIC जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, जो भोपाल गैस त्रासदी में जिस गैस का रिसाव हुआ था वो MIC है। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। O3 जो है ये जो है ओजोन परत का जो है क्या होता है कि आणविक फॉर्मूला है, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को क्षय करने वाला पदार्थ है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक आदर्श ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन वो है जो यहाँ पर क्या है सबसे कम मात्रा में प्रदूषण फैलाता है या फिर प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो कोयला जो है, कोयला से काफ़ी मात्रा में प्रदूषण होता है, लकड़ी से भी प्रदूषण होता है। जब लकड़ी जलती है, कोयला जलती है, तो इनसे क्या धुआं होता है और धुएं से जो है वायु प्रदूषण होता है। कैरोसिन भी जो है जलता है तो इससे कुछ मात्रा में धुआं निकलता है और इससे जो है वायु प्रदूषण होता है। हमारा जो आदर्श ईंधन है वो LPG है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। लाइकेन प्रदूषण के सूचकांक है। लाइकेन जो है, लाइकेन क्या है? प्रदूषण के सूचकांक है ऑप्शन नंबर 44। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाइकेन जो है SO2 प्रदूषण के सूचकांक है। लाइकेन जो क्या है? SO2 प्रदूषण के सूचकांक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर सी जो है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो है मध्य प्रदेश का है। क्या है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में। तो आप इसको भी याद रखिए कि मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, बद्रीनाथ धाम में किस देवता का मंदिर है? तो बद्रीनाथ धाम में जो है वो विष्णु भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, बाणसागर बांध का निर्माण। क्या है? बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑप्शन नंबर ए चंबल, ऑप्शन नंबर बी है बेतवा, ऑप्शन नंबर सी है सोन और ऑप्शन नंबर डी है केन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सोन नदी पर जो है बाणसागर बांध का निर्माण हुआ है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है लोहा,
ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी है बॉक्साइट और ऑप्शन नंबर डी है कोयला। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा बॉक्साइट। बॉक्साइट से जो है एल्यूमिनियम खनिज प्राप्त होता है, या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो क्या है, बॉक्साइट है। जो हमें यहाँ पर जो जमीन से जो यहाँ पर पदार्थ प्राप्त होते हैं वो अयस्क कहलाते हैं, क्योंकि उनमें कई सारी अशुद्धियाँ होती है। जब हम बॉक्साइट को जो है शुद्ध करते हैं तो हमें एल्यूमिनियम धातु जो है वो प्राप्त होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 13 जुलाई 1942, ऑप्शन नंबर बी है 12 मई 1948, ऑप्शन नंबर सी है 10 जून 1948 और ऑप्शन नंबर डी है 24 अक्टूबर 1945। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 24 अक्टूबर 1945। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। जूट की फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। जूट की फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी राजस्थान। हमें बताना है कि जूट की फसल का इन राज्यों में से किस राज्य में जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में जो है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है एकलव्य पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाता है। तो एकलव्य पुरस्कार जो है जूनियर खिलाड़ी जो होते हैं, जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। यहाँ पर जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं, सीनियर खिलाड़ियों को यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और जूनियर खिलाड़ी जो होते हैं उनको एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है इस साल आपने यहाँ पर मोहम्मद शमी को यहाँ पर सुना होगा, मोहम्मद शमी को यहाँ पर जो है क्या है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है भारत में पहला पहला परमाणु परीक्षण किया गया। ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी चिकमंगलूर, ऑप्शन सी पोखरण और ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, पोखरण में जो है यहाँ पर पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। और पहला परमाणु परीक्षण जो पोखरण में है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, क्या है APJ अब्दुल कलाम ने किया था। क्या है, अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं और वैज्ञानिक भी रहे हैं, इन्होंने जो है इसका पोखरण में जो है परीक्षण किया था। और इस पोखरण में जब ये परीक्षण हुआ था इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक, तो और इसका जो कोडवर्ड था वो क्या था, बुद्ध मुस्कुराए, लाफिंग बुद्धा जो यहाँ पर इसका कोडवर्ड था। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 7। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश के बगल में क्या है, एक हो गया उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या है छत्तीसगढ़ हो गया, और महाराष्ट्र हो गया महाराष्ट्र, इसके अलावा गुजरात और राजस्थान। ये 5 राज्य जो है इसको टच करते हैं। तो आप इन राज्यों को भी याद रख सकते हैं और ये संख्या भी याद रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है सूती कपड़ा उत्पादन में भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। सूती कपड़ा उत्पादन में भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी जयपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद में जो है सूती कपड़े का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए है खंबात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है खंबात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए खंबात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच जो है मन्नार की खाड़ी पड़ती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी 12 एंड ऑप्शन नंबर डी जो है 11। तो हमारा राइट आंसर जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश के जो 14 जिलों से जो है होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, इसमें ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी पोलो, ऑप्शन नंबर सी मलखंभ और ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी मलखंभ जो है हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, और इसे 2013 में जो है राजकीय खेल घोषित किया गया था। अब यहाँ पर जो है भारत के राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं, तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है मटकी नृत्य का प्रचलन किस क्षेत्र में है। ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बुंदेलखंड और ऑप्शन डी बघेलखंड। तो हमारा यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए मालवा क्षेत्र में जो है मटकी नृत्य का प्रचलन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है मध्य प्रदेश में स्थानों का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो पिन कोड है, जैसे मैं छतरपुर के पिन कोड की बात करूँ तो 47101001 है। खजुराहो की बात करूँ तो 4610476010 इस तरह से है। तो यहाँ पर जो 4 जो है सभी जो है सभी के जो पिन कोड में स्टार्टिंग में आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए चंदेरी, ऑप्शन बी मांडू, ऑप्शन सी पोरसा और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो 60 का राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा चंदेरी। तो यहाँ पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है वो चंदेरी में किया जाता है। और आपने चंदेरी की साड़ियों को भी सुना होगा कि चंदेरी की जो हस्त निर्मित साड़ियाँ हैं वो प्रसिद्ध है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है तांबा, लोहा आदि विद्युत का चालन करते हैं, ये किस प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो तांबा, लोहा और आदि जो होते हैं क्या विद्युत का चालन करते हैं। तो जो विद्युत का चालन करते हैं वो क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो इस क्या सुचालक पदार्थ होते हैं। जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं वो कुचालक होते हैं। और अर्धचालक वे होते हैं जो क्या है कि कुछ जो है विद्युत का चालन करते हैं, और जो जैसे सेमीकंडक्टर जिसको जैसे कैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये जो होते हैं अर्धचालक होते हैं। मतलब कि ये ना तो पूर्ण रूप से सुचालक होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से कुचालक होते हैं। तो ये क्या अर्धचालक होते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्न में से कौन संरक्षक है। सोडियम बेंजोएट, साधारण नमक, सिरका और उपयुक्त सभी, हमें इनमें से बताना है। तो 62 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है क्या है, ये क्या है संरक्षक है। सोडियम बेंजोएट, साधारण नमक और सिरका जो है एक संरक्षक के रूप में कार्य करती है। जैसे हम अचार वगैरह रखते हैं तो उसमें हम क्या है नमक मिला देते हैं, जिससे अचार जो है एक संरक्षित रहता है, वो प्रिजर्व हो जाता है, क्या है ज़्यादा दिनों तक चलता है। तो इसमें से सोडियम बेंजोएट भी, सिरका भी, ये सभी जो है एक संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है जंग का सूत्र है। जंग का सूत्र ऑप्शन नंबर ए क्या है, Fe2O3, ऑप्शन बी है Fe2O3.XH2O, ऑप्शन नंबर सी FeO एंड ऑप्शन नंबर डी Fe3O4। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी Fe2O3.XH2O जंग का सूत्र है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है प्रोकैरियोटिक जीव है। क्या है प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है। इसमें से अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु या फिर सभी। तो यहाँ पर 64 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी जीवाणु क्या है एक प्रोकैरियोटिक जीव है। अमीबा और पैरामीशियम जो है वो यूकैरियोटिक जीव है। क्या है यूकैरियोटिक जीव है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है हीलियम, नियोन तथा आर्गन कैसी है, धातु है, अक्रिय गैस है, अधातु या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। हीलियम और नियोन और आर्गन ये क्या है अक्रिय गैस है। क्या है अक्रिय गैस है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है पादप कोशिका में रिक्तिका होती है, कैसी होती है। पादप कोशिका में जो संख्या में एक या बड़ी, संख्या में अधिक या छोटी, सभी समान रिक्तिकाएं या फिर रिक्तिका नहीं होती। तो यहाँ पर जो 66 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। संख्या में एक होती है और बड़ी होती है। ठीक, बड़ी होती है और एक होती है। लेकिन जंतु कोशिका की बात करेंगे तो इसका उल्टा होता है। जंतु कोशिका में जो रिक्तिकाएं बहुत सारी होती, क्या बहुत सारी होती है और छोटी छोटी होती, क्या होती हैं छोटी छोटी होती हैं। तो आपको इन फैक्ट को याद
रखना होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, जो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी कल्पना फर्स्ट, ऑप्शन सी इनसेट फर्स्ट ए एंड ऑप्शन डी IRS। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है मिट्टी का तेल, ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी पैराफिन मोम, ऑप्शन सी बिटुमेन एंड ऑप्शन डी स्नेहक तेल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिटुमेन यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा। जो पेट्रोलियम का एक उत्पाद होता है बिटुमेन, इसका उपयोग जो सड़क निर्माण में किया जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी मंदन और ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के अंदर जो होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, इसी से जो है इसको ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए एक्स तरंग है, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक किरण है, ऑप्शन सी बीटा किरण है एंड ऑप्शन डी जो है गामा किरण है। तो यहाँ पर हमारा 70 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए एक्स किरण है, यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में है कार्बन, हीरा तथा ग्रेफाइट एक साथ क्या कहलाते हैं? कार्बन, हीरा तथा ग्रेफाइट जो है एक साथ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है समावयवी, ऑप्शन बी है अपर रूप, ऑप्शन सी है समरूप और ऑप्शन डी समस्थानिक। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा अपर रूप। यहाँ पर जो कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट ये सभी जो है क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है सन 1798 में एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी चेचक एंड ऑप्शन डी रेबीज। तो 72 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी चेचक। जो चेचक की खोज जो है वो सर 1798 में एडवर्ड जेनर ने की थी, चेचक की टीके की खोज। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 है निम्नलिखित में से किसका उपयोग PVC के संश्लेषण में किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोपीन, ऑप्शन बी एथीन, ऑप्शन सी विनाइल क्लोराइड एंड ऑप्शन डी मीथेन। तो इनमें से हमारा जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 73 का वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी एथीन। जो है एथीन का उपयोग जो PVC के संश्लेषण में किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका में जो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी राइबोसोम एंड ऑप्शन डी गोल्जी का है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। जो है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर क्या है? पावर हाउस कहा जाता है, जो कोशिका का पावर हाउस या फिर ऊर्जा घर कहते हैं। आपको इसको भी याद रखना है और इसको भी याद रखना है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है निम्न में से क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 है निम्न में से किसे पतली सीट में बदला जा सकता है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी सल्फर एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए जिंक को जो है एक पतली सीट के रूप में जो है बदला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिंक जो है एक धातु है। क्या है? धातु, मेटल है और बाकी ये जो है नॉन मेटल यानी कि अधातु है। सल्फर जो है अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, फॉस्फोरस अधातु है। तो अधातु को जब हम पीटते हैं तो उनमें क्या भंगुरता का गुण होता है, तो वो बिखर जाते हैं। लेकिन धातु जो होती है, धातु में भंगुरता का गुण नहीं होता है, वो उनको जितना हम पीटते हैं तो वो एक चादर के रूप में जो फैलती जाती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 है मानव शरीर में क्या है? मानव शरीर में एस्केरिस जीव पाया जाता है। मानव शरीर में जो एस्केरिस जीव कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए आंत में, ऑप्शन बी आमाशय में, ऑप्शन सी यकृत में और ऑप्शन डी वृक्क में। तो हमारा राइट आंसर जो बनेगा आंत में, ऑप्शन नंबर ए आंत में जो एस्केरिस जीव पाया जाता है। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है ईस्ट का उपयोग
ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी अल्कोहल, क्या है ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी अम्ल एंड ऑप्शन डी O2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी अल्कोहल के निर्माण में जो है ईस्ट का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है द्विविखंडन के द्वारा जनन होता है। ऑप्शन ए मेढक में, ऑप्शन बी तारा मछली में, ऑप्शन सी मनुष्य में एंड ऑप्शन डी जो है अमीबा में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी अमीबा में जो द्विविखंडन द्वारा जो है जनन होता है। ये क्या होता है? द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, जैसे ये अमीबा है, ठीक, इस तरह से अमीबा होता है। तो अमीबा जो विखंडन के लिए क्या करता है, पहले इस तरह से जो है ऐसे आने लगता है, यहाँ पर पतला पतला सा होता जाता है और फिर इस तरह से ऐसे होता है और फिर अगली कंडीशन जो आती है जैसे वो इस तरह से यहाँ से चिपक के ऐसा हो गया और फिर इसके बाद यहाँ पर दो जगह जो है अलग हो जाता है। इस तरह से इसमें जो है जनन होता है, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है निम्न में से, क्या है क्वेश्चन नंबर 79 है निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है? भौतिक परिवर्तन मतलब कि जैसे ये हमारे पास एक परिवर्तन दिया है, अगर हम उस परिवर्तन को वापस वहीं पर ला सकते हैं जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है तो वो क्या है? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन वो एक बार चेंज हो गया तो हो गया, फिर नहीं होगा। जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक है, अगर लोहे में एक बार जंग लग गई तो वापस जो है उस लोहे को ठीक नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। जैसे बर्फ का जमना क्या है? पानी से जो है बर्फ जमी और बर्फ जमकर वापस हम पानी उसको बना सकते हैं, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे कोयले का जलना, कोयला अगर एक बार जल गया तो वो फिर जल गया, वो वापस नहीं आ सकता है, तो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। हमें बताना है इनमें से कौन एक भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है, तो बर्फ का जमना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 81 जो है यहाँ से हमारा मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 से क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 जो है क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक जो हमारा मैथ का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 81 है। इसमें जो काफ़ी सारा जो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी फोटो लगा ली है ताकि आपको जो है वहाँ पर समझने में ज़्यादा आसानी हो, ठीक। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 है एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक जो अंकित मूल्य अंकित करता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा पता होना चाहिए लागत मूल्य मतलब जो जिस मूल्य पर उसने खरीदा या किसी वस्तु को जो बनाने का खर्चा आया, ठीक, उसको हम लागत मूल्य यहाँ पर जो है हम यहाँ पर अपना जो कुछ मान लेंगे, ठीक। पहले हम आगे पढ़ते हैं। और बाजार मूल्य पर जो है अंकित मूल्य जो हो गया जो उस पर अंकित किया, ठीक। और इसके बाद बाजार मूल्य पर जो है 7.14% की छूट देता है। बाजार मूल्य मतलब जिस पर उसने बेच दिया। ये छूट जो है किस पर दी जाती है? तो जो अंकित मूल्य है अंकित मूल्य पर ये छूट दी जाती है। यदि वह एक वस्तु को 390 रुपये में बेचता है तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, ठीक। तो हम पहले अपने हिसाब से जो है मान लेते हैं। यहाँ पर हमने माना कि लागत मूल्य जो हमारा क्या है 100 रुपये है, ठीक। इसके बाद क्या है? अब उसने जो 20% जो है अंकित मूल्य अधिक अंकित किया, तो 100 का जो 20% होता है वो 20 ही होता है। तो हमारा अंकित मूल्य यहाँ से बन जाएगा 20 बन जाएगा। अब इसके बाद हमें छूट निकालनी है। जो 120 रुपये जो अंकित मूल्य है अंकित मूल्य पर छूट होती है, तो 120 का 7.14% जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 8.568। हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो जो हमारा अंकित मूल्य है 120 में से हम छूट को घटा देंगे। जब 120 में से हम 8.568 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 111.432 बन जाएगा, ठीक। ये बन गया हमारा जो हमने जो 100 मान के किया तो विक्रय मूल्य आया हमारा 111.432 और हमें क्वेश्चन में दिया है 390 रुपये। तो हम इसको बराबर कर देते हैं, मतलब 111.432 की वैल्यू अगर 390 है तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो है यहाँ से इसके बटे में चला जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 349.9 यानी कि 350 रुपये आएगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। एक जो है तरीका तो उसको सॉल्व करने का ये हो गया। इसके अलावा एक दूसरा तरीका ये है कि हमें ये सारा नहीं करना है। यहाँ पर इसको हम तुक्का विधि भी कह सकते हैं, इसमें हम तुक्का लगाएंगे। यहाँ पर देखिए आपका जो 390 रुपये में क्या है वो बेचता है, 390 रुपये में बेचता है और यहाँ पर 390 रुपये में क्या है बेचता है। तो हमें बताना है इसका लागत मूल्य क्या है? यहाँ पर कम ही होगा। जो बिक्री कर रहा है वो यहाँ पर क्या है 20% जो लागत मूल्य से अंकित मूल्य 20% ज़्यादा किया। अब 20% पे क्या 7% की छूट दी है। तो ये जो भी जिस भी रेट पर बेचेगा वो क्या है जो क्रय मूल्य है उसका लागत मूल्य या क्रय मूल्य से तो ज़्यादा पर ही बिकेगा, ठीक।
क्रय मूल्य से ज़्यादा पर बिकेगा। तो अब यहाँ पर आपका जो विक्रय मूल्य वो 390 है, तो आपका क्रय मूल्य 390 से कम ही होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब ये जो है 20% बढ़ा दिया था और 7.14% ही कम हुआ है, मतलब कि लगभग 12 से 12 लगभग 12% का यहाँ पर अंतर आ रहा है, 12-13% का। तो मतलब कि ये 380 भी नहीं हो, क्योंकि स्लाइटली कम हो रहा है, काफ़ी परसेंट का अंतर है। 350 रुपये यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह से आप तुक्का विधि से भी कर सकते हैं, कॉमन सेंस लगाकर। ठीक, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 82 है, तो हम अपने पीडीएफ पर चलते हैं, वहीं से बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हम अपना जो क्वेश्चन नंबर कौन सा 82 देखना है, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 82 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है कि 8y21 क्या है, 8y21 8/21 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 1 हो जाए। क्या 8/21 को, हमें जैसे 8/21 को किसी संख्या से गुणा करना है, हम वो x मान लेते हैं, बराबर 1 होना है, तो हम इसको पक्षांतर कर देंगे, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 21/8 आ जाएगी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 84% विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं। क्या टोटल क्या 25 विद्यार्थी, इसमें 84% विद्यार्थी जो गणित में रुचि रखते हैं। तो बताइए कितने विद्यार्थी जो गणित विषय में रुचि नहीं रखते। 84% अगर रुचि रखते हैं, तो यहाँ पर 16%, 100 में से 84 अगर हम घटा देंगे, तो यहाँ पर 16% जो बच्चे ऐसे होंगे जो रुचि नहीं रखते हैं। तो हमें सीधा सीधा निकालना है 25 का 16%, 16% को हटाएंगे तो 100 एंड एकम 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16, मतलब कि 4 विद्यार्थी जो है वो गणित विषय में रुचि नहीं रखते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, रमेश के पिताजी की उम्र रमेश की उम्र की क्या है, रमेश की उम्र के 2 गुने से, यहाँ पर रमेश की उम्र के 2 गुने से 6 वर्ष अधिक है। ठीक, यदि रमेश की उम्र r है, यहाँ पर रमेश की उम्र अगर r है, तो पिताजी की उम्र क्या हो जाएगी 2r + 6, मतलब कि 2r + 6 2 गुने से 6 अधिक। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, 0.343 का घनमूल क्या है। 0.343 का घनमूल निकालना है, तो 0.343, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 3 जीरो आ जाएंगे। तो अब हमें इसका और इसका घनमूल ज्ञात करना है। 343 का घनमूल जो होता है 7 और 1000 का घनमूल होगा 10। अब इस 10 से इसको डिवाइड करें तो 0.7 जो यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, दिए गए क्या है, क्वेश्चन नंबर 86 जो है क्या है, दिए गए चित्र में x का मान हमें ज्ञात करना है। रेखा l और m समांतर है, तो यहाँ पर क्या है, अगर रेखा l और m समांतर और कोई एक रेखा त्रियक्षेदी रेखा है, तो ये जो 109 डिग्री कोण है ये और ये वाला कोण संगत कोण हो गए। तो संगत कोण जो है बराबर होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इनडायरेक्टली जो है x का मान क्या है 109 डिग्री हो गया। तो हमारा राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में जो है निर्मित करते हैं, क्या 48 घंटे में कितने 15 श्रमिक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर अगर 1 घंटे में निकालेंगे, क्या 1 घंटे में कितने श्रमिक लगेंगे, तो 15 गुणा 48, 15 गुणा 48 श्रमिक लगेंगे। तो हमें बताना है 30 घंटे में। हम 30 घंटे में अगर निकालना है तो इसको 30 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 2 से डिवाइड करेंगे 24, मतलब कि 24 मजदूर यहाँ पर लगेगा। 30 घंटे में इस काम को करना है तो 24 मजदूर लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक। तो बहुलक वो होता है जो हमारे पास आंकड़े दिए गए, इनमें से जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी, जैसे 14 यहाँ पर क्या है 3 बार दिख रही है और कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 14 जो है बहुलक हो जाएगी। जो संख्या सबसे अधिक बार आती है, जो आंकड़े सबसे अधिक बार आते हैं, वही आंकड़ा जो है क्या है बहुलक कहलाता है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है 3x - 1 अगर 6x² + x - 1 का एक गुणनखंड है, तो हमें बताना है इसका दूसरा गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है 6x² + x - 1, इसको हम क्या है
3x-1 से डिवाइड कर देंगे। क्या है 3x-1 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या 6x² चाहिए, तो हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6x² माइनस 2x आ जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस 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 प्लस डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x-1, और 3x-1 है तो यहाँ हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो यहाँ पर दूसरा गुणनखंड आ गया 2x+1, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई जिसका आयतन जो है 275 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर की स्क्वायर है। तो हम पहले घनाभ की जो है आयतन का फॉर्मूला देखते हैं, क्या होता है L इंटू हमारे घनाभ का जो वॉल्यूम आयतन जो होता है वो क्या होता है L इंटू वी इंटू एच। ठीक, अब L इंटू वी जो होता है वो क्षेत्रफल होता है आधार का, तो आधार का क्षेत्रफल हमें 25 दिया है, वॉल्यूम दिया है 275, हम इसको यहाँ पर पक्षांतर करेंगे 275/25 जब यहाँ पर करेंगे तो इसका राइट आंसर एच जो आ जाएगा वो 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है 6,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसके लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर जो होता है मिश्रधन बराबर मूलधन, क्या मूलधन गुणा कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 इसकी पावर टाइम जो क्या है समय। ठीक, तो इसको हम जब लगाएंगे तो हम यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर अमाउंट बराबर क्या है 6,000 जो हमारा प्रिंसिपल है 6,000 गुणा यहाँ पर कोष्टक 1 प्लस दर जो हमारी 10 है अपॉन में 100 और इसकी पावर 2, तो यहाँ पर 6,000 एज इट इज़ रहेगा, और ये 10 एक जीरो कैंसिल 10 और एक 11/10 हो जाएगा, तो 11 की पावर 121, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर जो हो जाएगा 100, तो 100 से ये 2 जीरो चले जाएंगे। इसके बाद हमें जो 121 को 6 से गुणा करना है, तो 6 दूनी 12 और 6 कम 6 7 और ये 7,260 हो गया। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम 7,260 में से जब 6,000 घटा देंगे तो यहाँ से बचेगा 1,260, मतलब कि 1,260 रुपए। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है a प्लस बी इंटू ए माइनस का हल क्या होगा। तो ये एक आइडेंटिटी है, इसके बारे में आपको भी पता होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, यदि ए बी सी एक त्रिकोण है, डी जो है डी ए बी का मध्य बिंदु है और डी ई बी सी के समांतर एक रेखा खींची गई है, तो हमें निम्न में से बताना है कौन सा कथन सत्य या असत्य। ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक, तो यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन है, अगर यहाँ पर हमें ये नॉर्मल त्रिभुज दिया गया है तो हम इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये एक समबाहु त्रिभुज है, हम ये किसके लिए समबाहु त्रिभुज के लिए बात करते हैं, तो समबाहु त्रिभुज के लिए अगर ये जो है 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर क्या है ये जो 4 सेंटीमीटर है और इसके बाद ये जो है क्या समांतर है, अगर डी ई जो है बी सी के समांतर है तो, और डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये टोटल 4 होगा। और इसके बाद यहाँ पर ये टोटल 4 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो है यहाँ पर बी डी जो है 2 सेंटीमीटर बन जाएगा, बी डी जो हमारा 2 सेंटीमीटर बनेगा और ए डी भी 2 सेंटीमीटर बनेगा। अब ये भी एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब कि डी ई जो है 2 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा अगर ये समबाहु त्रिभुज है। लेकिन अगर ये एक साधारण त्रिभुज है तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन हम यहाँ पर फिर चूज नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, यदि 3x + 4 क्या है 3x + 4 अपॉन 2 - 6x बराबर -2/5 तब x का मान बताना है। तो हम यहाँ पर सीधा ये गुणा कर देंगे, तो गुणा में क्या होगा, जब 3x का 5 से गुणा होगा तो 15x हो जाएगा, 15x + 5 × 6 = 20 होगा, बराबर माइनस ऑफ 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस और 6 दूनी 12x हो जाएगा। हम यहाँ पर माइनस इसको इस तरह पक्षांतर करेंगे तो 15 में से 12 जाएंगे 3x और 20 और 4 24 हो जाएंगी। इसके बाद 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8x की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 8। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। हमें बताना है निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है, तो 941, 325, 675 और 529। तो अगर आपको यहाँ पर वर्ग इनके याद नहीं है, वर्गमूल याद नहीं है, वर्ग या वर्गमूल याद नहीं है, तो आप इनके फैक्टर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो 529 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 529 जो है वो कितने का 23 का यहाँ पर जो है वो ये वर्ग बनेगा। ठीक, 23 का जो है वर्ग 529 होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है,
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 है। यहाँ पर जो 243/32 का जो है हमें फिफ्थ करड़ी यहाँ पर ज्ञात करनी है। फिफ्थ रूट जो है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 32 का जो फिफ्थ रूट जो होता है 2 होता है। तो हम अपन में 2 देखते हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में जो अपन में 2 है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में का मान क्या होगा। यहाँ पर -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/9। तो माइनस से माइनस का जब गुणा होगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो हमें माइनस की टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पर जो गुणा क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये 4 है, 4 एकम 4 और ये 4 चौके 16, 4 बचती हैं। ठीक, यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर गुणा 3 बचती है अपॉन में। 7 एकम 7 और ये 7 दूनी 14 बचती हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 से 3 डिवाइड हो जाएंगी। अपॉन में जो है क्या बचेगा, 4 बच रहा है। एक बार और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा क्या है 14/9, माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए हमने उसे लिखा नहीं है। तो 7 एकम 7 और ये 7 दूनी 14। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 15/16 है, तो ये 4 और 2 जाएंगे, इससे कितने बार 2 बार बचा। अब ये 5 से 3 बार जाएगा और 3 3 ये 9 बार जाएगा, तो 1/2 बच रहा। मतलब कि हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है 2x + y - 3z का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप। तो इसको हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, इसके लिए सीधी सीधी ट्रिक है। इसका स्क्वायर है तो हम सबका स्क्वायर करते हैं। पहले 2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा। तो 4x स्क्वायर हम देखते हैं ऑप्शन ए और बी में है, तो यहाँ से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो वैसे भी हट गए। इसके बाद हमें क्या है, यहाँ पर ये -3z है, लेकिन हम इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 9z स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 9z स्क्वायर प्लस का या माइनस का, तो बी भी हट गया। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में है। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण हमें बताना है। ठीक, तो यहाँ पर 2:4:3 में है, तो 2x 4x और 3x इसके कोण मान लेते हैं। 4 2 6 और 3 कितने, 4 2 6 3 9x हो गया इनके कोणों का योग। और कोणों का योग वैसे त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना है, तो 4x की वैल्यू जो हो जाएगी 80 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है x की पावर 0 का मान क्या होगा। तो अगर किसी भी संख्या की पावर हम 0 कर देते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरह से हमने जो है आज का जो है पूरा क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर लिया है। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आपको अगर और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसे ही हम यहाँ पर वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत जो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।